पहला प्रश्न है हमारा, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? हमारे ये जो क्वेश्चन है 20 इस सेट में, वो प्रश्न जो है महाजनपद काल से शुरू हो रहे हैं। हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दें, जैसे कि हमेशा की तरह बैकग्राउंड अगर रहेगा तो इस पूरे जो सेट है हमारे 20 क्वेश्चन, इनके बारे में आप अच्छे से समझ पाओगे। बैकग्राउंड ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये महाजनपद काल से है, महाजनपद काल। और महाजनपद काल को महाजनपद काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ था, बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ था। ऋग्वैदिक काल के जो हमारे, जैसे आपने पीछे जो आपने वीडियोस देखे होंगे उसमें बताया गया होगा कि जो ऋग्वैदिक काल था, ठीक है, ऋग्वैदिक काल का जो समय है वह है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का है, ठीक है। ईसा पूर्व मतलब बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का है। इस समय जो राजनीतिक स्थिति थी वो कबीलाई समाज था, तो कबीलाई राजनीतिक स्थिति भी थी। तो इसलिए इस समय कई कबीलों को मिलाकर के संगठन को बना करके जन बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? जन बनाए गए थे। और यह जन जो है ये राजनीतिक इकाई में सबसे ऊपर हुआ करती थी। सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। और सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जन। और इन जन की जो स्थिति थी वास्तव में ये उतने शक्तिशाली नहीं थे ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद दूसरा चरण आया वैदिक काल का, जिसे हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। इस उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का ये हमारा समय है। तो उत्तर वैदिक काल में कई जन मिलकर के क्या बन रहे थे? जनपद बन रहे थे। यानी कि अब जो राज्य है उसका आकार बड़ा हो रहा था। यहाँ पर कबीले के रूप में बहुत सारे कबीले मिलकर के जन बना रहे थे, तो यहाँ पर बहुत सारे जन मिलकर के जनपद बना रहे थे। क्योंकि अब धीरे धीरे समाज बढ़ रहा था, और समाज जब बढ़ रहा था तो वहाँ का जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो भी बदल रही थी, आर्थिक स्थितियां भी बदल रही थी। इस समय पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, तो इस समय कृषि का विकास भी होने लगा। तो कृषि के विकास से जब उत्पादन बढ़ा, लोगों के पास संपत्ति हुई, तो उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए और उस समय होने वाले जो युद्ध थे, युद्ध इस समय भी होते थे कबीलों के बीच में, आर्यों और अनार्यों के बीच में, जैसे दशराग युद्ध हुआ है ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल के जो युद्ध थे ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि इस समय लोगों को लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी। तो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे इनको लोहे के बारे में जानकारी थी, तो हथियार और मजबूत बनाए जाने लगे। कृषि में भी लोहे का प्रयोग होने से उत्पादन में धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी। तो उत्तर वैदिक काल आते आते शक्ति बढ़ रही थी, और इसीलिए इस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत राजा की आवश्यकता हुई। ऋग्वैदिक काल का जो राजा था वो केवल जन का मुखिया था, उसके पास कोई ज्यादा ताकत नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जन जब बड़े होकर के जनपद बन गए, तो इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर यानी कि राजा की आवश्यकता होती थी। तो उत्तर वैदिक कालीन राजा पहले से ज्यादा शक्तिशाली हुआ। अब उत्तर वैदिक काल समाप्त होते होते यानी कि 600 ईसा पूर्व के समाप्ति तक एक नया दौर आया, जिसे हम बोलते हैं महाजनपद काल। ये महाजनपद काल एक ऐसा समय था जिसमें कई जनपद मिलकर के क्या बन रहे थे? महाजनपद बन रहे थे। तो ऋग्वैदिक कालीन जो जन थे वे उत्तर वेद में क्या बन गए? वे उत्तर वेद में बन गए। ऋग्वैदिक कालीन जो जन थे वे उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गए, और वही 600 ईसा पूर्व में महाजनपद बन गए। और ऐसे 16 महाजनपदों की जो सूची है, इन 16 महाजनपदों की सूची हमें कहाँ मिलती है? इनके बारे में हमें पता चलता है 2 ग्रंथों से पता चलता है। एक है बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अंगुत्तर निकाय
एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की पूरी सूची, पूरी लिस्ट मिलती है। और दूसरा है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इसमें भी 16 महाजनपदों की जो लिस्ट है, जो सूची है, वो मिलती है। और इससे यह पता चलता है कि उस समय उत्तर भारत की संपूर्ण शक्ति का केंद्र ये 16 महाजनपद थे। और इन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध। ठीक है, बाद में इसी मगध में संपूर्ण शक्ति का केंद्रीकरण हुआ और मगध में हर्यक वंश से लेकर के मौर्य वंश ने क्रमबद्ध तरीके से अपना शासन स्थापित किया। तो हम इस समय जो प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, जो 20 प्रश्नों का ये पूरा प्रैक्टिस सेट है, ये महाजनपद काल से है, यानी कि 600 ईसा पूर्व के बाद की घटनाओं से ये प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं। उनमें से पहला प्रश्न आया है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो जो 16 महाजनपद थे वे अलग अलग स्थानों पर थे, उनकी राजधानियां थी। सबसे ज्यादा प्रश्न जो आता है महाजनपद काल से वो इसी समय आता है। इस महाजनपद काल में एक आर्थिक परिवर्तन ये हुआ कि अब लोहे का प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर होने लगा और लौह क्रांति का युग शुरू हो गया। तो इस लौह क्रांति ने बड़े बड़े नगरों की स्थापना की, इसीलिए महाजनपद काल को हम द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। भारत में प्रथम नगरीकरण सिंधु काल को माना जाता है और द्वितीय नगरीकरण जो है वो हमारा महाजनपद काल है। प्रथम नगरीकरण का आधार क्या था? प्रथम नगरीकरण का आधार तांबा और कांसा था और इस द्वितीय नगरीकरण का आधार लोहा बना। और लोहा एक मजबूत धातु थी, इसलिए लोहे की तकनीक का ज्ञान होने से कृषि भी बहुत अच्छी हो रही थी और युद्ध में भी अच्छी स्थिति लोगों की थी। तो कृषि से धन मिला और युद्ध से बल मिला, तो इससे अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए इन महाजनपदों ने अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया। उसी के बारे में ये प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न राजधानियों से आते हैं, इसलिए हमने आपके लिए संपूर्ण 16 महाजनपदों की राजधानियों का एक चार्ट यहां पर तैयार किया है। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण जो 16 महाजनपद थे इनकी मुख्य मुख्य राजधानियां, क्योंकि आने वाले तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको इस चार्ट से मिल जाएंगे। और प्लीज इसको स्कैन कर लीजिएगा या इससे अपने पर्सनल नोट बना लीजिएगा। तो पहला जो है अंगराज्य, अंगराज्य की राजधानी चंपा। पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। पूछा है कि चंपा कौन से महाजनपद की राजधानी थी। तो चंपा किसकी राजधानी थी, यहां पर आगे हम व्याख्या करेंगे, पहले आप इसको समझ लें। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह, काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल, कौशल जो राज्य है 2 भागों में बटा हुआ था। कौशल राज्य को सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी, तो उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल 2 हिस्से में बटा हुआ था कौशल राज्य। तो उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी अयोध्या थी और अयोध्या का पुराना नाम साकेत है और इसी नाम से आपकी संस्था का नाम भी पड़ा है, साकेत IAS। ठीक है, तो यहां पर कौशल के 2 हिस्से थे सरयू नदी की वजह से। तो उत्तरी कौशल की राजधानी अगर पूछेगा तो आंसर क्या बताएंगे, श्रावस्ती। और दक्षिणी कौशल की राजधानी पूछी जाएगी तो अयोध्या या साकेत बताएंगे। ठीक है, शूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। और मथुरा के जो यदुवंशी हैं इन्हीं से कृष्ण का संबंध था। शूरसेन मथुरा की राजधानी पांचाल, पांचाल भी 2 हिस्से में बटा हुआ था। पांचाल, इसमें उत्तरी पांचाल की राजधानी बरेली थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। बहुत महत्वपूर्ण है, दक्षिणी काम्पिल्य जो पांचाल की, उत्तरी काम्पिल्य की पांचाल की राजधानी बरेली थी और बरेली का ही यहाँ पर एक अन्य नाम है अहिछन्न। क्या नाम है, अहेछन्न। इसको नोट कर लेना। अहेछन्न कहाँ की राजधानी थी, यह उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। और काम्पिल्य कहाँ की राजधानी थी, काम्पिल्य वर्तमान फर्रुखाबाद के पास पड़ता है। काम्पिल्य कहाँ की राजधानी थी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ जो आज दिल्ली में पड़ता है, यह कुरु पांचाल की, कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। नवा हमारा महाजनपद या राज्य जो है मत्स्य।
मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। यह वर्तमान राजस्थान के आसपास का एरिया पड़ता है, ठीक है। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अगला महाजनपद चैत्य, इसकी राजधानी सेठवती या शुक्तिमती, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नाम कभी कभी इनका पूछ लिया जाता है। तो चैत्य की राजधानी सेठवती या शुक्तिमती। अवंती, अगला महाजनपद अवंती भी दो हिस्से में बटा हुआ था, और उत्तरी अवंत की राजधानी थी उज्जैन, और उज्जैन को उज्जैनी भी कहा गया है। और दक्षिणी अवंत की राजधानी थी महिष्मती, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। गांधार अगला महाजनपद, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। और कंबोज जिसकी राजधानी थी राजपुर या हाटक, ये जो लिखा हुआ है इसको आप इस तरह से लिखेंगे हाटक, ठीक है। हाटक या राजपुर कंबोज की राजधानी थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गांधार और कंबोज जो है ये पश्चिमोत्तर प्रांत में स्थित थे, जो ये वही क्षेत्र था जहां पर कभी सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो यहीं पर जो गांधार है, गांधार की राजधानी तक्षशिला है। इसी तक्षशिला, क्योंकि उस समय यह तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो यहीं पर जो विश्वविद्यालय था उसके आचार्य थे कौटिल्य। तो तक्षशिला के एक विश्वविद्यालय के आचार्य कौटिल्य ने जो यूनानी आक्रमण भारत में हो रहे थे, इन यूनानी आक्रमणों से सुरक्षा पाने के लिए मगध के शासक घनानंद से जब सहायता मांगी तो घनानंद ने उनको अपमानित करके वापस कर दिया, और इसी का बदला लेने के लिए कौटिल्य ने फिर बाद में चंद्रगुप्त की सहायता से क्या किया? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो कुल मिलाकर के गांधार और कंबोज दो ऐसे महाजनपद थे जो वर्तमान भारत की सीमा में नहीं आते। ये भारत की सीमा रेखा से बाहर है, और ये भारत की पश्चिमोत्तर प्रांत में स्थित महत्वपूर्ण महाजनपद हुआ करते थे। यानी कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित थे गांधार और कंबोज। दोनों की राजधानी अलग अलग है। कंबोज की राजधानी है हाटक और गांधार की राजधानी है तक्षशिला। अशमक है अगला महाजनपद। अशमक दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था, और अशमक की राजधानी थी पोटन या पोटली। अशमक गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद अशमक था। वज्जी की राजधानी वैशाली और मल्ल की राजधानी कुशीनारा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 16 महाजनपद में से जो यहां तक 14 महाजनपद जो हैं इससे ऊपर के, यहां पर राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। एक राजा होता था, और वह राजा अपने वंशानुगत नियम के आधार पर, उत्तराधिकार के नियम के आधार पर, यानी कि राजा का पुत्र ही राजा होता था। तो इस प्रकार से 14 महाजनपद या 14 राज्यों का संचालन राजतंत्रात्मक प्रणाली के आधार पर होता था। लेकिन इन दो महाजनपदों में, वज्जी और मल्ल में, लोकतंत्र था, गण राज्य था। ये दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र भारत के महाजनपद में ही आते हैं। एक वज्जी और दूसरा मल्ल। इनको बोलते हैं वज्जी संघ और मल्ल संघ। और यही दो महत्वपूर्ण संघ हैं जो कि गणराज्य थे, बाकी सब राजतंत्र थे। तो वज्ज की राजधानी वैशाली और मल्ल की राजधानी कुशीनारा। कुशीनारा में ही महात्मा बुद्ध की निर्माण हुआ था या मृत्यु हुई थी। इस लिस्ट को समझने के बाद चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ, जो कि आपको अब अच्छे से समझ में आएंगे। पहला प्रश्न है हमारा, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपने जान लिया कि चंपा जो है वो अंग महाजनपद की राजधानी थी, और यह अंग देश जो है ये मगध के दक्षिण में स्थित था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। बाद में मगध जो राजा थे, मगध के जो राजा, जो पहला राजा था मगध का, हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय सभी जो महाजनपद हैं ये अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो
तो अपने आसपास के जो महाजनपद थे उनको अपने में मिला रहे थे। तो यहाँ पर मगध सबसे शक्तिशाली था। तो मगध में सबसे पहले जो वंश स्थापित हुआ उसका नाम था हर्यक वंश, और इसी हर्यक वंश का जो संस्थापक राजा था जिसका नाम है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। इसी बिंबिसार ने जो अंग है इसको मगध साम्राज्य में मिला लिया था। एक महत्वपूर्ण बात और कि महाभारत और पुराणों में अंग देश का एक और नाम मिलता है जो है मालिनी। बहुत महत्वपूर्ण है, मालिनी अंग देश का एक अन्य नाम है। तो इस लिस्ट को पढ़ने के बाद आप बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। अंग कहां पर था? वर्तमान बिहार का मुंगेर और भागलपुर जिला जिस समय है वर्तमान में, इसी स्थान पर ये अंग देश हुआ करता था। तो ये रही इसकी व्याख्या, और यहां से और नए प्रश्न जो बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न है हमारा, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? आप ये सारी लिस्ट पीछे देख चुके हैं, तो फटाफट इसका उत्तर बता दीजिए कि जो मथुरा महाजनपद था या जो राज्य था इसकी राजधानी क्या थी? ए वज्जी, बी वत्स, सी काशी और डी सूरसेन। तो इसकी राजधानी क्या थी? सूरसेन इसकी राजधानी थी। यहाँ पर जो वज्जी है, वज्ज की राजधानी वैशाली है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है और काशी की राजधानी बनारस है। तो ये आपको उस लिस्ट में मिल जाएगा। फिलहाल इसका जो सही उत्तर है वह है सूरसेन मथुरा की राजधानी थी। वर्तमान ये जो सूरसेन है या मथुरा है, ये वर्तमान मथुरा और अलीगढ़ के एरिया के आसपास का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 3, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? हमने जो 16 महाजनपद की सूची लिस्ट अभी देखी, उसमें देखा 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां, और वहां पर मैंने आपको बताया कि दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के किनारे पर था। तो प्रश्न के अनुसार उसका सही उत्तर होना चाहिए ए अवंती, बी वत्स, सी अश्मक और डी कंबोज। राइट आंसर है ऑप्शन सी अश्मक, यानी कि अश्मक जो है वो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। और अश्मक की जो राजधानी थी वो थी पोटली। ठीक है, अश्मक की राजधानी कहाँ थी? अश्मक की राजधानी पोटली थी। कंबोज की राजधानी हाटक थी। कंबोज कहाँ पर स्थित था? कंबोज और गांधार दो ऐसे महाजनपद थे जो सीमांत प्रांत में स्थित थे, यानी कि बिल्कुल बॉर्डर पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित थे ये दोनों। और जो वत्स है इसकी राजधानी कौशाम्बी में। कौशाम्बी कहाँ है? वर्तमान प्रयागराज जिले में है कौशाम्बी, तो इसकी राजधानी कौशाम्बी में थी। और अवंती की दो राजधानियां थी, क्योंकि अवंती दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो यहाँ पर उत्तरी अवंती की जो राजधानी है थी वो क्या थी? उज्जैनी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, जो आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, महाकाल के नाम से जाना जाता है, वही उत्तरी अवंती की राजधानी थी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? साकेत। साकेत का आधुनिक नाम क्या है? अयोध्या। ठीक है, तो अयोध्या जो है वह दक्षिणी अवंत की राजधानी और उज्जैन या उज्जैनी वो उत्तरी अवंत की राजधानी थी। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसका उत्तर है सी अश्मक, जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ये जो चार नाम है इनमें से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन कौन से हैं? पहला है अवंती, दूसरा गांधार, तीसरा कौशल और चौथा मगध। तो चलिए देखते हैं इनमें किस किस का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से है। सबसे पहले बात करेंगे मगध, क्योंकि इस समय महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था मगध। इसी मगध में गया नामक स्थान पर, जिसे बाद में बोध गया कहा गया, मगध के गया नामक स्थान पर ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब ये क्या कहलाए? तब ये बुद्ध कहलाए। और गया को क्या कहा गया? बोध गया कहा गया। यह कहां पर है? यह वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है। कौशल से क्या संबंध था महात्मा बुद्ध का? कौशल का जो राजा था प्रसेनजित, कौशल का राजा
प्रसेनजित जो था ये महात्मा बुद्ध के समकालीन था, इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया हुआ था और ये महात्मा बुद्ध का मित्र भी था। तो कौशल और मगध से महात्मा बुद्ध का सीधा संबंध है। लेकिन महात्मा बुद्ध कभी अवंती नहीं गए और गंधार भी कभी नहीं गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा और चौथा सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, थर्ड और फोर्थ सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये महाजनपद और उनकी राजधानियों का यहाँ पर सुमेल किया गया है और आपको पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, यानी कि कोई एक ऐसा है जिसको गलत राजधानी से इसमें बताया गया, बाकी तीन सही हैं। तो चलिए देखते हैं। ए, कंबोज को राजपुर या हाटक से दिखाया गया है, तो कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी, ये हमने देखा। अशमक की राजधानी पोतन या पोटली थी, ये भी सही है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, ये भी सही है। लेकिन शूरसेन की राजधानी कौशाम्बी है, ये गलत है, क्योंकि कौशाम्बी वत्स जनपद की राजधानी है और शूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। ठीक है, शूरसेन की राजधानी मथुरा थी और कौशाम्बी किसकी राजधानी है? कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी है। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा, जो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी, शूरसेन कौशाम्बी गलत सुमेलित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से वही राजधानी और उनकी जो महाजनपद है उनका पूछा गया है कि कौन सा गलत है। तो पहला अंग चंपा, तो अंग की राजधानी चंपा थी, आपने देखा था, अंग की राजधानी चंपा थी। कौशल आयछन्न, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। वत्स कौशाम्बी बिल्कुल सही है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, ये बिल्कुल सही है। कौशल की राजधानी आयछन्न नहीं थी, बल्कि आयछन्न कहाँ की राजधानी थी? आयछन्न तो उत्तरी ये आयछन्न जो है ये अवंत की राजधानी थी। आयछन्न अवंत की राजधानी थी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, श्रावस्ती। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका कौन सा? ऑप्शन बी, कौशल और आयछन्न गलत है, क्योंकि कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कथन और कारण से है। कथन और कारण के प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं प्रश्न हमारे। कथन क्या है? भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के नगर मुख्यतया गंगा घाटी में अवस्थित हैं। अभी अभी मैंने जब प्रश्न शुरू किए, जब आपका ये सेट शुरू किया, उस समय मैंने आपको थोड़ी सी इसकी व्याख्या बताई थी कि ये प्रश्न किस समय के हैं। तो उसमें मैंने महाजनपद काल के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था और उत्तर वैदिक काल के बारे में आपको बताया था। तो उस हिसाब से कथन बिल्कुल सही है कि भारतीय इतिहास में जो द्वितीय शहरीकरण या द्वितीय नगरीकरण जो है, इसके जो नगर थे, जो स्थान थे, ये मुख्य रूप से गंगा घाटी में ही थे, क्योंकि जो ऋग वैदिक काल था वो सप्त सैंधव प्रदेश में था। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे गंगा घाटी तक आया और बाद में जब लोहे का विकास हुआ तो लोहे के विकास से फिर गंगा घाटी से भी आगे क्षेत्र विकसित होने लगे, नगर विकसित होने लगे, जिसे हम महाजनपद काल कहते हैं। तो महाजनपद काल में जिन 16 महानगरों का विस्तार और विकास हुआ था वह वास्तव में गंगा घाटी में ही स्थित थे, चाहे वह अंग हो, चाहे वह मगध हो या अन्य महत्वपूर्ण हो। तो कुल मिलाकर के पहला सही है, कथन सही है। कारण है उच्च लौह तकनीक जो कि कृषि अधिशेष को सुनिश्चित करती है, शहरीकरण की इस प्रक्रिया के लिए नैमित्तिक है या जिम्मेदार है। कहा जा रहा है कि जो उच्च लौह तकनीक थी, इस उच्च लौह तकनीक के कारण कृषि उत्पादन अधिक हुआ, जिसकी वजह से शहरीकरण संपन्न हुआ। देखिए यहां पर पहला तो पूरी तरह सही है, लेकिन इसमें जो उच्च लौह तकनीक लिखा है, अगर इसमें उच्च लौह तकनीक के स्थान पर लोहे की जानकारी होता तो ये वाला सही होता, क्योंकि इस समय 600 ईसा पूर्व में
लोहे की जानकारी तो लोगों को थी, लेकिन उच्च लौह तकनीक का विकास नहीं हुआ था। उच्च लौह तकनीक का मतलब होता है मशीनीकरण, तो मशीनीकरण यहाँ पर नहीं हुआ था। यद्यपि लोहे की जानकारी हुई थी और लोहे से खेती बाड़ी की जा रही थी, हथियार बनाए जा रहे थे, लेकिन उस प्रकार की तकनीक विकसित नहीं हुई थी जिसमें लोहे से मशीनें बनाई जा सकें। इसलिए कथन सही है, कारण गलत है। पहला सही है किंतु दूसरा गलत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। जब ऋग्वैदिक आर्य जो है उत्तर वैदिक आर्यों में परिवर्तित हुए और उत्तर वैदिक के अंत होते होते 600 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का ज्ञान हुआ। जब लोगों को लोहे का ज्ञान हुआ तो इस लोहे के ज्ञान से कृषि में उत्पादन बढ़ा, और जब कृषि में उत्पादन हुआ तो उपभोग करने के बाद भी बचा, उसे कहा गया अधिशेष। क्या कहा गया? अधिशेष या सरप्लस। ठीक है, ये जो सरप्लस हुआ था, इसे उत्पादन अधिशेष के बेस पर छोटे छोटे व्यापार और वाणिज्य स्थापित हुए। व्यापार और वाणिज्य स्थापित हुए और इन्हीं व्यापार और वाणिज्य के बेस पर नगरों की स्थापना हुई, और नगरों की स्थापना को ही आगे कहा गया नगरीकरण। इस नगरीकरण को द्वितीय नगरीकरण मैंने बताया इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की प्रथम सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो है, यहाँ भी नगरीकरण था। यहाँ भी नगरीकरण था क्योंकि यह व्यापार वाणिज्य आधारित अर्थव्यवस्था थी। तो यहाँ पर जो था वो प्रथम नगरीकरण था, यहाँ पर प्रथम नगरीकरण था, और जो महाजनपद काल में हो रहा है वो द्वितीय नगरीकरण है। तो इस द्वितीय नगरीकरण का जो आधार है वो लोहे की जानकारी है। लोहे की जानकारी के आधार पर द्वितीय नगरीकरण हुआ था, जानकारी के आधार पर द्वितीय नगरीकरण हुआ था, ना कि लौह की उच्च तकनीक। दोनों में अंतर है, मैंने बताया, और इसी अंतर के कारण हमारे प्रश्न का उत्तर बदल गया। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो भी हमने छोड़ा वो क्या होगा? पहला सही है और दूसरा गलत है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आरंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? पूछा गया है इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी यानी कि 600 ईसा पूर्व में के आरंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। ए गांधार, बी कंबोज, सी काशी और डी मगध। तो इसका सही उत्तर होगा मगध। मैंने आपको बताया था कि मगध उस समय भौगोलिक रूप से, सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली था। उसका कारण क्या था समझिए। पहला कारण तो ये था कि मगध बहुत ज्यादा सुरक्षित था, क्योंकि मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वह गंगा नदी और सोन नदी, गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बहुत महत्वपूर्ण थी, और यह एक जल दुर्ग के समान थी, यानी कि बीच में दुर्ग हो और आसपास पानी से घिरा हो। तो ये जो नदियों का पानी था यह पाटलिपुत्र के चारों तरफ घिरा होने के कारण पाटलिपुत्र को बाह्य आक्रमण से बचाता था। इसके अलावा मगध जो है वह पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित होने के कारण मगध पर बाहरी आक्रमण नहीं हो पाते थे। इसके अलावा जो मगध का जो आर्थिक संबंध था, आर्थिक स्थिति थी, वो क्यों अच्छी थी? क्योंकि यह जमीन बहुत उपजाऊ थी, और उपजाऊ जमीन के कारण यहाँ उत्पादन बहुत अच्छा होता था, राजा को टैक्स भी अच्छा मिलता था, लोगों के पास कृषि उत्पादन भी अधिक होता था। तो यहाँ व्यापार वाणिज्य भी अच्छी स्थिति में थे, जिससे कि राजा को अच्छा पैसा मिलता था, जिससे वो एक मजबूत और बड़ी सेना रख पाता था, और यह सेना उसे सुरक्षा प्रदान करती थी और मगध के साम्राज्य विस्तार में सहायक थी। इसके अलावा मगध में
लोहे की खोज बहुत हुई, लोहा बड़ी मात्रा में पाया जाता था मगध और उसके आसपास, और लोहे की इस मात्रा ने या लोहे ने मगध के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि मगध में कृषि कार्यों में लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ। इससे भी कृषि उत्पादन बढ़ा और मगध की आर्थिक सामर्थ्य बढ़ी, और आर्थिक सामर्थ्य बढ़ने के साथ साथ सैन्य ताकत भी इसकी बढ़ती गई। इसके अलावा मगध में हाथी बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते थे, तो हाथियों की अधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ गज सेना का विस्तार हुआ, और यह गज सेना राजा को युद्ध के समय बहुत ज्यादा ताकत देती थी। तो इन तमाम प्राकृतिक और आर्थिक कारणों की वजह से मगध उस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, और इसीलिए संपूर्ण शक्ति का केंद्र बाद में मगध बना, और यही पर बाद में एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, बाकी को आप देख चुके हैं। कंबोज, गंधार, गंधार की राजधानी कहां थी? तक्षशिला। कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। और काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। तो और मगध की राजधानी मैंने बता ही दिया है। मगध की दो राजधानियां थी। देखिए, मगध की हालांकि महाजनपद काल में इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह थी। ठीक है, बाद में इसकी राजधानी कहां पर गई है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में स्थापित हो गई। राजगृह में इसकी राजधानी अजातशत्रु के समय तक थी। जब तक अजातशत्रु था हर्यक वंश का शासक, तब तक मगध की राजधानी राजगृह थी। लेकिन अजातशत्रु ने मगध के विस्तार के लिए एक युद्ध किया था। वज्र संघ को मगध में मिलाने का श्रेय अजातशत्रु को ही जाता है, और वज्र में गढ़ था लिच्छवियों का। लिच्छवियों के गढ़ को पराजित करते समय, इनसे युद्ध करते समय अजातशत्रु को पहली बार यह महसूस हुआ कि वास्तव में राजगृह से ज्यादा सुरक्षित है पाटलिपुत्र। तो इसके मन में विचार आया कि क्यों न पाटलिपुत्र को ही केंद्र बनाया जाए साम्राज्य की। लेकिन राजधानी बदलने का कार्य जो है वो अजातशत्रु ने नहीं किया, बल्कि अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने राजधानी को बदला। तो उदयन ने, या उदयन या कहीं कहीं उदयभद्र भी इसका नाम मिलता है, उदयन या उदयभद्र। इसने क्या किया कि मगध की राजधानी को राजगृह से बदल करके पाटलिपुत्र में कर दिया, क्योंकि पाटलिपुत्र ज्यादा सुरक्षित था, राजगृह से भी अधिक सुरक्षित था। तो इस प्रकार से मगध की पूर्व राजधानी राजगृह और बाद की राजधानी पाटलिपुत्र हुई। राजगृह का ही एक नाम है गिरिव्रज। गिरिव्रज। और इसी राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। जब महात्मा बुद्ध का निर्माण हुआ, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, कब हुई थी? जब अजातशत्रु को शासन करते हुए 8 वर्ष हो गए थे, उस समय महात्मा बुद्ध को निर्वाण या मृत्यु हुई। तो उसके बाद ही अजातशत्रु ने इसी राजगृह में जो सप्तपर्णी गुफा है वहां पर प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई, और इसी बौद्ध संगीति में पहली बार बौद्ध संघ के जो उपदेश थे, जो उनका शिक्षा था, महात्मा बुद्ध की शिक्षा थी, उसका संकलन किया गया महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली के द्वारा। और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को जिन ग्रंथों में संकलित किया गया उनके नाम थे सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो ये महत्वपूर्ण कार्य हुए अजातशत्रु के शासन काल में। अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेष पर, जो उनके मृत अवशेष बचे थे, उस पर राजगृह में ही एक स्तूप का निर्माण भी कराया था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? पहला जो मगध साम्राज्य था वह किस शताब्दी में स्थापित हुआ था? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मगध साम्राज्य का जो पहला संस्थापक था हर्यक वंश का जो संस्थापक था, उसने 544 ईसा पूर्व में मगध में हर्यक वंश की स्थापना की। तो 544 ईसा पूर्व जो हमारा है वह आ जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 544 ईसा पूर्व में किसने किया? बिंबिसार ने मगध में हर्यक वंश की स्थापना की, और यह हर्यक वंश जो है यह मगध का प्रथम वंश या साम्राज्य या राजवंश माना जाता है। लेकिन महाभारत और पुराण ऐसा नहीं मानते। महाभारत और पुराण में यह कहा गया है कि हर्यक वंश या बिंबिसार से पहले भी बृहद्रथ यहां पर अपना वंश चला चुका था। बृहद्रथ,
ठीक है। बृहदरथ यहाँ पर अपने राज की स्थापना, यानी कि बृहदत्त वंश पहले यहाँ स्थापित हो चुका था, ऐसा महाभारत एवं पुराण मानते हैं। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार मगध में पहले साम्राज्य की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार ने की और इसके वंश का नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश को एक और नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है इसे? पितृहंता वंश। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वंश का हर एक शासक अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। जैसे बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा, अजातशत्रु का पुत्र उदयन अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा। तो पुत्र द्वारा पिता की हत्या करके गद्दी हत्याने के कारण ही हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो भी बताया जाता है इसको नोट कर लिया कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? अभी मैंने आपको बताया मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, तो इसकी आरंभिक राजधानी थी सी राजगृह या गिरिव्रज। तो ये राजधानी किसने बदली? यह राजधानी बदली उदयन ने। और कौन सी दूसरी राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया इसने दूसरी राजधानी। तो कहने का मतलब यह है कि मगध की 2 राजधानियां थी, एक जो पहले थी वो राजगृह थी और दूसरी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। ये ध्यान में आपको रखना है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ठीक है, देखिए ये जो जीवक था ये राजवैद्य, जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं वैसे ही राजा अपने दरबार में एक डॉक्टर रखता था परमानेंट। तो यह कौन से राजा या किस साम्राज्य का जो डॉक्टर था या वैद्य था, ये आपसे पूछा है। ए बिंबिसार, बी चंड प्रद्योत, सी प्रसेनजित और डी उदयन। तो कुल मिलाकर के इस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि जो जीवक है ये वास्तव में बिंबिसार का राजवैद्य था। और बिंबिसार कौन था? मगध में प्रथम साम्राज्य का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने मगध में हर्यक वंश की स्थापना की। इसी का राजवैद्य था जीवक। और इस जीवक को इस बिंबिसार ने कहाँ भेजा था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। जो ये चंड प्रद्योत है, चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था? अवंती का। ठीक है, चंड प्रद्योत अवंती का राजा था। और जब चंड प्रद्योत को एक बीमारी हो गई, जिस बीमारी का नाम था पांडु रोग। क्या नाम था बीमारी का? पांडु रोग। ये कौन सी बीमारी है? पीलिया है, ये जॉन्डिस, पीलिया हो जाती है ना, तो वही पीलिया हो गया था इस चंड प्रद्योत को, जो कि अवंती का राजा था। तो ये बिंबिसार का मित्र था, इसलिए बिंबिसार ने चंड प्रद्योत की इलाज करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को अवंती में भेजा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न कई बार पूछा जाएगा आपसे, तो इसको याद कर लें कि चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए यह जीवक जो है अवंती गया था और यह बिंबिसार के कहने पर गया था, मतलब बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद और गुप्त। तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। देखिए जो मगध था, मगध पर क्योंकि जो ज्यादातर जो महाजनपद थे वे धीरे धीरे मगध की साम्राज्यवादी नीतियों में शामिल हो गए, का शिकार हो गए और मगध का साम्राज्य बढ़ता गया और आसपास के महाजनपद उसमें समाहित होते गए, समाप्त होते गए। तो मगध एक शक्तिशाली क्षेत्र बन चुका था और यहाँ पर जो मौर्य से पहले या मौर्य तक जो साम्राज्य आए हैं उनके नाम जान लीजिए, पूछा जाता है। सबसे पहला वंश इसका था हर्यक वंश। क्या था? हर्यक वंश। उसके बाद क्या आया? हर्यक वंश के बाद आया मगध में शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश आया और शिशुनाग वंश के बाद यहाँ पर आया नंदों का शासन, नंद वंश। और मैंने आपको बताया कि अंतिम नंद शासक घनानंद को हरा करके फिर मौर्य वंश की यहाँ पर स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो
तो ये जो 4 महत्वपूर्ण साम्राज्य हैं मगध में, ये क्रम है, इनके बाद ये आए और मौर्यों के बाद फिर मौर्योत्तर युग शुरू हो गया जिसमें इंडो ग्रीक भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए। तो कुल मिलाकर के मगध का जो साम्राज्य है वो क्रमशः इस प्रकार से हुआ। लेकिन इनमें जो प्रथम जो है वो हर्यक वंश है और हर्यक वंश का जो दूसरा राजा था वह था अजातशत्रु। हर्यक वंश का पहला राजा कौन था? बिंबिसार, और दूसरा राजा जो था वह बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और इसी अजातशत्रु का पुत्र हुआ बाद में उदयन। ठीक है, तो ये इसका नाम है, इसका क्रम है। गुप्त तो बहुत बाद में आए हैं, जब पहले हर्यक आए, फिर शिशुनाग आए, फिर नंद आए और फिर मौर्य आए। मौर्य के बाद मौर्योत्तर आया और मौर्योत्तर के बाद आया गुप्त शासन। ठीक है, अगला प्रश्न, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो अभी अभी मैंने ये कहानी आपको सुनाई, इसका नाम है, क्योंकि देखिए उदयन अजातशत्रु का पुत्र था, तो उदयन ने अजातशत्रु को मारा, लेकिन उदयन को उसके पुत्र ने नहीं मारा। इसलिए यहाँ पर एक ऐसा नाम जिसने अपने पिता को मारा हो और स्वयं अपने पुत्र द्वारा मारा गया हो, वो नाम अजातशत्रु है। आंसर बी सही होगा। अजातशत्रु ऐसा शासक था जिसने अपने पिता को मारकर गद्दी हासिल की और उसे उसके पुत्र ने मार करके गद्दी हासिल की। ठीक है, अगला प्रश्न, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गढ़संघ को हराकर आत्मसात कर लिया था? यानी कि वज्जी उस समय बहुत महत्वपूर्ण संघ था। मैंने बताया 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद ऐसे थे, वज्जी और मल्ल, जहां पर गणतंत्र था। तो इसमें वज्जी गणतंत्र बहुत ही शक्तिशाली था और वज्जी गणतंत्र में ही एक महत्वपूर्ण गढ़ था लिच्छवी। ठीक है, क्या था इसमें? लिच्छवी। तो लिच्छवियों को किसने अपने साम्राज्य में शामिल किया था, मगध साम्राज्य में शामिल किया था, या वज्जी को किसने किया था? दोनों का उत्तर एक ही होगा। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी महापद्म नंद और डी अजातशत्रु। तो सही उत्तर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बहुत ही चालाकी से इस लिच्छवी संघ को अपने मगध साम्राज्य में शामिल किया और अजातशत्रु को इसके लिए बड़ा ही लंबा संघर्ष करना पड़ा। और लिच्छवी जो है यह महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर एक बौद्ध संघ था और इस बौद्ध संघ में अजातशत्रु ने फूट डलवा करके उसको अपने मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। और इसी समय इसी युद्ध में, यानी कि अजातशत्रु ने वज्जी के विरुद्ध जो युद्ध किया था उसमें इसने 2 विशेष हथियार इस्तेमाल किए। एक का नाम है रथ मूसल और दूसरे का नाम है शिलाकंटक। ठीक है, रथ मूसल और शिलाकंटक नामक 2 नए हथियारों का इस्तेमाल अजातशत्रु ने इसी वज्जी के युद्ध में किया और इसमें चालाकी के द्वारा लिच्छवी संघ में फूट डाल करके इसने अजातशत्रु ने वज्जी संघ को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना दिया था। ये विशेष प्रकार के हथियार थे जो कि पत्थर द्वारा निर्मित थे। तो ये पहली बार इनका प्रयोग किया गया था इस प्रकार के युद्ध में। इस तरह ये पूछ लिया जाता है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जानना। अगला प्रश्न, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उत्तर आप समझ गए होंगे, लेकिन एक और प्रश्न यहां से निकल के आता है। प्रश्न क्या कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि वह कौन सा ऐसा पहला शासक था जिसने पाटलिपुत्र के महत्व को समझा था, तो पाटलिपुत्र के महत्व को अजातशत्रु ने समझा था। जब अजातशत्रु जो है वह लिच्छवियों से युद्ध कर रहा था, तो लिच्छवियों से युद्ध करते समय अजातशत्रु को पहली बार ये महसूस हुआ कि वास्तव में पाटलिपुत्र ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए। लेकिन बाद में उदयन ने वास्तव में गिरिब्रज को छोड़ करके पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। तो 2 प्रश्न बनते हैं कि किसने सबसे पहले राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र के महत्व को समझा? इस प्रश्न का उत्तर होगा अजातशत्रु। और दूसरा प्रश्न है, किसने राजगृह के स्थान पर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? उसका उत्तर होगा उदयन। ठीक है,
इसका उत्तर क्या होगा? उदयन। कनिष्क यहाँ पर क्या था? कनिष्क कुषाण वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था, शासक था, जिसने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। अजातशत्रु के बारे में आप जान ही चुके हैं। और कालाशोक क्या था? कालाशोक शिशुनाग वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। इसे काक वर्ण भी कहा जाता है, काला कौआ, क्योंकि यह बहुत काला था। ठीक है, अगला प्रश्न, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके समय में हुआ है? मालवा में मगध की सत्ता का विस्तार, मालवा कहाँ पड़ता है? मालवा पड़ता है अवंती में, क्योंकि ये मध्य क्षेत्र में स्थित था। तो पूछा है कि मालवा पर किसने आक्रमण किया और उसे अपने मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु और सी उदयभद्र। सही उत्तर होगा डी शिशुनाग। शिशुनाग कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश के बाद इसी ने शिशुनाग वंश की स्थापना की और यह एक अमात्य था, और इसी ने, शिशुनाग ने ही, जो कि एक अमात्य था, इसने अंतिम हर्यक शासक नागदशक की हत्या कर दी। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। तो नागदशक की को सत्ता से हटा करके इस अमात्य ने, जो जिसका नाम शिशुनाग था, शिशुनाग वंश की स्थापना की। और बाद में इसी शिशुनाग ने मगध का साम्राज्य विस्तार करते हुए मालवा, यानी कि मालवा कहां पर था? अवंती में। तो अवंती को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। बहुत महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है डी शिशुनाग। ठीक है, अगला प्रश्न, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए महापदम नंद, बी घनानंद, सी नंदवर्धन और डी महानंदिन। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं कि ये जो घनानंद था यह अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। तो जाहिर सी बात है कि अंतिम शासक अगर घनानंद था, जिसको समाप्त करके बाद में मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो प्रथम शासक कौन होगा? प्रथम शासक था इसका महापदम नंद। महापदम नंद ने मगध में नंद वंश की स्थापना की और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वंश था नंद वंश। इसके पास काफी ताकत थी, काफी समृद्ध था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से एक विशेष प्रकार की रणनीति बना करके ऐसा किया था। एक अभिलेख मिलता है इससे संबंधित, अभिलेख से संबंधित पीछे प्रश्न आएगा, हम बताएंगे आपको। तो ये जो महापदम नंद था, वास्तव में इसने नंद वंश की स्थापना की, लेकिन नंद वंश का सबसे क्रूर और सबसे योग्य शासक जो था वो घनानंद ही था। यह इतना क्रूर था कि इसकी क्रूरता के किस्से सुनकर के सिकंदर ने ब्यास नदी के आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि सिकंदर की सेना ने, असल में सिकंदर की सेना ने यह सुन रखा था कि पूर्व में गंगा नदी घाटी में मगध का जो राज्य है, वहां पर जो नंद शासक हैं उनका राजा घनानंद बड़ा ही क्रूर है। तो सोचिए कि जो सिकंदर था, उसकी जो इतनी टैलेंटेड सेना, जब वो घनानंद से डर गई होगी तो घनानंद कितना क्रूर रहा होगा। और इसी घनानंद ने जब चाणक्य का अपमान किया तो चाणक्य ने कैसे अपनी कूटनीति के द्वारा का सर्वनाश कर दिया। अगला प्रश्न, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख कौन सा है? यानी कि इनमें से कौन सा एक अभिलेख है जो कि नंद राजा का उल्लेख करता है? ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, बी रुमनदेई स्तंभ अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और डी धनदेव का अयोध्या अभिलेख। ये प्रश्न अभिलेखों से पूछा गया है, जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके संदर्भ में पूछा गया है। ठीक है, देखिए अब इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ये क्या था? खारवेल एक शासक था। कहां का शासक था खारवेल? ये कलिंग का शासक था। ये कलिंग का शासक था और इस कलिंग के शासक खारवेल ने अपना एक अभिलेख बनाया जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। उस अभिलेख में जो भी लिखा हुआ है उसके आधार पर हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इसी अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि नंद शासक नंदवर्धन ने कलिंग को जीता था। ठीक है,
नंदवर्धन ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाया। इसके अलावा यह भी इससे पता चलता है कि जब यह नंद शासक कलिंग को जीतने के बाद वापस जा रहा था तो यह अपने साथ एक जैन प्रतिमा भी ले गया, क्योंकि खारवेल भी क्या था, खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था। तो इसलिए बाद में खारवेल ने नंद शासक द्वारा लाई गई इस जैन प्रतिमा को वापस ले जाकर के कलिंग में स्थापित किया। तो नंदवर्धन यानी कि नंद राजा नंदवर्धन का उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। रुमन्यदेही स्तंभ अभिलेख का संबंध किससे है? अशोक से है। रुमन्यदेही अभिलेख जो है ये उत्तर प्रदेश के समीप जो रुमन्यदेही स्थान नेपाल की तराई में बस्ती जिले के कॉर्नर में पड़ता है, वहां से मिला हुआ है। और इसमें यह पता चलता है कि जब अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी, लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की, क्योंकि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो अपनी लुम्बिनी यात्रा के समय महात्मा बुद्ध अशोक ने किस प्रकार से यहाँ पर टैक्स कम कर दिया था। और यह इस बात का प्रमाण है कि अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित था या बौद्ध धर्म से प्रेरित था, यह इस अभिलेख से पता चलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किसके समय का है? यह गुप्त काल का है और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उसकी गुजरात विजय के बारे में पता चलता है। और इसी से पता चलता है कि यहाँ पर उसका जो प्रांतपति था उसने यहाँ पर एक नहर का निर्माण कराया था। और धनदेव का अयोध्या अभिलेख भी गुप्तकालीन है। तो ये तमाम अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अगला प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि एक नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, ये वही नंद राजा था जो कि कलिंग विजय करने गया था, नंदवर्धन, और इसी कलिंग विजय से लौटते समय इसने कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। ऐसा खारवेल अभिलेख में कलिंग में मिलता है। ठीक है, कलिंग शासक खारवेल के जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें लिखा हुआ है कि कलिंग नरेश नंदवर्धन ने जब कलिंग को जीता तो एक तो यहाँ से नंद की जो जैन की प्रतिमा है वो अपने साथ ले गया और दूसरा यहाँ पर एक नहर खुदवाई। ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास में ये नहर खुदवाने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। बाद में फिर अशोक और चंद्रगुप्त ने ये कार्य कराए, लेकिन इस समय जो पहला प्राचीन साक्ष्य है नहर खुदवाने का, ये नंद राजा के नाम पर है। और ऐसा कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो सही उत्तर होगा कलिंग में, क्योंकि कलिंग को जीता था और वहीं पर इसने नहर का निर्माण कराया था। आखिरी प्रश्न है हमारा इस यूनिट का, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पाटलिपुत्र को राजधानी जो बनाया उसके पीछे के बहुत सारे कारण रहे होंगे, तो इसमें पाटलिपुत्र की खूबियां या खासियत दी हुई है, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, पहला है पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। बी, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा था। सी, पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूर्व में गंगा नदी से घिरा था। और डी, पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य से और पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन बी कि पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा नदी थी और पश्चिम में सोन नदी थी। सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग के समान था। चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ होने के कारण यह भौगोलिक रूप से बेहद सुरक्षित था। इसीलिए हर्यक वंश के शासक उदयन ने इसे अपनी राजधानी के रूप में चुना था। ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इस महाजनपद काल से। और ये महाजनपद काल के साथ साथ मगध के उत्कर्ष के भी प्रश्न हैं, तो दोनों से मिलकर के इसको हम देखेंगे। और ये इसकी आंसर शीट है, इसको बार बार पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर कोई समस्या आए, किसी प्रश्न का उत्तर या एक्सप्लेनेशन आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ